आज हम एक निबंध की चर्चा करेंगे। निबंध का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो निबंध का नाम है भारत में वायु प्रदूषण एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या। इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं। और जो निबंध है ये यूपीएससी में, यूपीपीसीएस, बीपीएससी ऐसे तमाम जितने भी हैं जो पीसीएस वगैरह उसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो निबंध लिखने का तरीका से संबंधित आप पिछले वाला जो कल या परसों का वीडियो आप देख सकते हैं कैसे लिखा जाता है। तो ये एक मॉडल निबंध होगा। तो पहला है कि इसमें निबंध की हम शुरुआत करंट अफेयर्स में न्यूज से कर सकते हैं, कोई कथन से कर सकते हैं, कोई डेटा या रिपोर्ट के आधार पर किया जा सकता है, या कोई पंक्तियां खुद बनाकर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसको कुछ पंक्तियां मैंने लिखा है कि प्रदूषण है बड़ा व्यवधान, जब तक ना होगा इसका समाधान, सतत विकास का लक्ष्य रहेगा वीरान। जो एसडीजी गोल है जिसे 2030 तक अचीव करना है, क्या बिना प्रदूषण को सोल्व किए वो प्राप्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसलिए प्रदूषण क्या बड़ा व्यवधान है, अड़चन है। जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकाल लिया जाता है तब तक हम सतत विकास का जो लक्ष्य कर रहे हैं वो कल्पना ही रहेगा, उसका पूर्ति नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चनिंग के आधार पर शुरुआत किया गया है। क्या बिना वायु प्रदूषण के उचित समाधान के हम सतत विकास लक्ष्य 2030 हासिल कर पाएंगे? क्या वायु प्रदूषण के समाधान के बिना भारत जो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है वो साकार हो पाएगा? बहरहाल सवाल बहुत सारे हैं पर उत्तर एक है, नहीं। बिना प्रदूषण को टैकल किए हम कोई भी अचीवमेंट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बिना वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक और उचित अस्थायी समाधान के बिना हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वायु प्रदूषण न केवल स्वास्थ्य बल्कि आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग पर दबाव डालता। अब जैसे जलवायु परिवर्तन होगा तो कृषि क्षेत्र में उसका देखने को पड़ेगा दुष्प्रभाव। कृषि प्रोडक्शन जो है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो कम होगा। वो कम होगा तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर दबाव पड़ेगा, किसानों की इनकम कम होगा, वगैरह वगैरह। हाल ही में दिल्ली एनसीआर में, अब यहाँ पर करंट अफेयर्स का जिक्र किया गया है कि दिल्ली जो एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने लगभग 3.2 करोड़ रुपये खर्च करके क्लाउड सीडिंग, कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास किया, पर यह तकनीक सफल नहीं हुआ। तो इससे यह पुष्टि होती है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वर्तमान तकनीक नाकाफी है। अतः इसे रोकने के लिए सरकार, समाज, तकनीक, प्रशासन को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर कुछ पंक्ति है, इसमें क्वेश्चनिंग किया गया है और यहाँ पर करंट अफेयर स्टेट कर दिया गया। तो एक पेज हो गया। दूसरे पेज में हम वायु प्रदूषण से अभिप्राय, वायु प्रदूषण को थोड़ा सा डिफाइन कर देना है कि वायु प्रदूषण है क्या। तो वायु प्रदूषण से मतलब है कि वायु में अवांछित पदार्थ जैसे कि महीन कण, पार्टिकुलेट जो मैटर होता है 2.5 और 10, जो महीन कण वायु में सस्टेन होते हैं, वो हानिकारक गैसें, रसायन का मिलना जो मानव स्वास्थ्य, पौधे और पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। इसके कारणों की बात करें तो वाहनों और उद्योग से निकलने वाले धुएं हैं, कंस्ट्रक्शन के दौरान धूल जो निकलता है, रोड वगैरह बन रहा है, बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, या कोई बिल्डिंग ध्वस्त किया जा रहा है तो उसमें भी ये प्रदूषण होता है। पराली जलाना भी एक कारण है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता, बढ़ती जनसंख्या के कारण ज़रूरतें बढ़ना। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन की जो ज़रूरत है, जैसे जैसे अधिक लोग होंगे तो ज़रूरत भी अधिक होगा। तो ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंडस्ट्री पर तो निर्भर होते ही है। जन जागरूकता का अभाव, राजनीति के वोट बैंक में प्रदूषण का शामिल ना होना, पर्यावरण पर जानकारी और परिणाम का अभाव आदि है। तो ये सब कारण है। बात करें भारत की राजधानी दिल्ली की, तो वहाँ इतना सघन वायु प्रदूषण है कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की हवा में सांस लेना 25 से 30 सिगरेट पीने के बराबर है, जो फेफड़ों के लिए हानिकारक है। यह हमारे जीने के जो अधिकार हैं और स्वास्थ्य के अधिकार अनुच्छेद 21 में जो वर्णन है, एक मौलिक अधिकार है, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है, वायलेशन है। तो ये भी लिख सकते हैं। पॉलिटी से भी इसको इंटरलिंक किया जा सकता है कि स्वास्थ्य का अधिकार तो है आर्टिकल 21 के तहत।
दिल्ली की वायु प्रदूषण के कारण लोगों की जीवन प्रत्याशा में लगभग 8 वर्ष की कमी हो सकती है। साथ ही लोगों में श्वसन रोग, फेफड़ा संबंधी रोग होने का खतरा होता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और वे देश के विकास में अपना 100% जो 100% योगदान है नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका अर्थव्यवस्था है आर्थिक ही सही नहीं है, ना ही उनका स्वास्थ्य सही है, तो कहाँ से वो अपना 100% देश के विकास के लिए दे पाएंगे। वायु प्रदूषण केवल दिल्ली की नहीं, लगभग सभी भारतीय शहरों की यही हाल है। अब इसके कारणों पर नज़र डालें तो पहला कारण है वाहन और उद्योग। धीरे धीरे कारणों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके चलना है। वाहनों और उद्योग द्वारा निकले धुएं हैं और जीवाश्म ईंधन एवं पराली आदि का जलाना है। वाहनों को कम करने के लिए हमें सार्वजनिक परिवहन तंत्र, जैसे दिल्ली वगैरह जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर जो कारों का इंडिविजुअल कार, इंडिविजुअल बाइक जैसी जो समस्या बढ़ी है, उसको दूर करने के लिए सार्वजनिक बस हो, ताकि एक बस से जितना मतलब एमिशन, एक बस जब चल रहा है उसमें 5 व्यक्ति सवार हैं, यदि उसमें 10 व्यक्ति भी सवार रहेंगे तो उतना ही एमिशन होगा। तो सार्वजनिक जो परिवहन तंत्र है उसको प्रभावी बनाने की आवश्यकता है कि सीएनजी आधारित बसेस चले और उसमें जो है सही समय पर चले और प्रभावी हो, ताकि जो लोग इंडिविजुअल कार वगैरह का यूज करते हैं उसका यूज ना करें। तो बसों को प्रभावी बनाना होगा ताकि वह कम कीमत, सही समय पर गंतव्य तक पहुंचाने का काम करे। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या से भी काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। तो एक तीर दो निशाना हो गया, इससे प्रदूषण भी कमेगा और ट्रैफिक जो जाम होता है वगैरह तो उसको भी हल किया जा सकता है, सार्वजनिक परिवहन तंत्र को प्रमोट करके, उसको इफेक्टिव बनाकर। सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ऊर्जा जैसे कि सीएनजी और हाइड्रोजन या ई वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी यूज किया जा सकता है। हमें ई वाहन का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए ई वाहन इकोलॉजी जैसे कि ई वाहन चार्जिंग स्टेशन, सुलभ रिपेयरिंग, कम कीमत का प्रबंधन किया जाए, ताकि आसानी से लोगों को ये पहुंच के अंदर हो ई व्हीकल, ताकि सभी लोग इसे खरीद पाएँ और परिवहन का हिस्सा बना पाएँ। इसके लिए तकनीक, बजट और जागरूकता में वृद्धि के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए भारत सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, जैसे कि पीएम ई ड्राइव योजना चलाया है, सब्सिडी पहल की शुरुआत भी की है। सर्दियों की शुरुआत में पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसानों द्वारा पराली जलाने से दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में प्रदूषण चरम स्थिति में होती है। इसे रोकने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है कि पराली का उपयोग पर जोर देना चाहिए, जैसे कि इसे चारे के रूप में भी उपयोग होता है बिहार वगैरह में। 2G एथेनॉल बनाने में भी इसका यूज किया जा सकता है। जैविक खाद के रूप में भी और बायोगैस बनाने में भी किया जा सकता है और मृदा अपरदन को रोकने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ स्थिति होता है कि ये जो धान का फसल काटा जाता है उसके कुछ ही दिनों के बाद गेहूं का फसल रोपा जाता है, इसलिए इसको जल्द से जल्द जला कर ख़त्म कर दिया जाता है खेत में ही। तो सरकार कुछ कीमत पर इसे खरीद और इन चीज़ों का निर्माण करे और किसानों की भी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। अब उद्योग जनित धुएं और प्रदूषक की बात करें तो अत्यधिक उत्पादन का कारण हमारी अत्यधिक ज़रूरत है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे ज़रूरत भी बढ़ती है, इसलिए हमें संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही जनसंख्या बढ़ाई जानी चाहिए। आजकल उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, भौतिकवादी संस्कृति, गैर ज़रूरतमंद चीज़ों के खरीदने से संबंधित है, जो वायु प्रदूषण का कारण। हमें ज़रूरत है, मान लिया जाए एक सामान का, हम दिखावा, जो दिखावा कल्चर है, दिखावे की संस्कृति, उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ खरीद लेते हैं, तो ये है गलत। क्योंकि इसका उत्पादन उद्योगों में ही होता है और उद्योग में उत्पादन अधिक होगा तो प्रदूषण अधिक होगा। औद्योगिक धुएं को कम करने के लिए एयर स्क्रबर, फिल्टर और शुद्धिकरण संयंत्र उपकरण लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए और सही उसका क्रियान्वयन जरूरी है। भारत में अभी भी लगभग 49% जो बिजली है वो जीवाश्म ईंधन कोयला से बनाए जाते हैं, जिससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है और वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसे परिणाम दिखते हैं। भारत ने 2030 लक्ष्य के पहले ही 2025 में 51% ऊर्जा अर्थात आधा ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त करने लगा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। लक्ष्य था कि 2030 तक जो 50% है एनर्जी डिमांड, उसको हम रिन्यूएबल सोर्स से पूरा करेंगे, लेकिन 5 साल पहले ही 2025 में ये गोल अचीव किया जा चुका है भारत के द्वारा, तो ये एक अच्छा प्रयास है। हमें धीरे धीरे 100% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा की ओर शिफ्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये संसाधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। जो हम जिसका यूज कर रहे हैं जैसे कोयला, वो सब समाप्त होने वाला है और भारत को 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लिए ज़रूरी भी है। ये 2070 तक भारत का
लक्ष्य है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन करें, यानी कि जितना कार्बन हम उत्सर्जित करेंगे उतना अवशोषण भी कर लेंगे। तो इसके लिए वनोन्मूलन भी एक ज़रूरत है कि हमें वन लगाने पर जोर देना चाहिए। पीएम उज्ज्वला योजना जो 2016 ने बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन और सब्सिडी दर पर गैस की उपलब्धता ने भी घरेलू महिला के स्वास्थ्य और वायु प्रदूषण को कमतर करने में सहायक रहा। वायु प्रदूषण का एक कारण वनों की कमी और वन कटाई भी है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र के 21% पर ही वन आवरण है, पर आदर्श या औसत जो मानक है वो 33% है। तो अभी हम बहुत पीछे हैं, लगभग 12-13%। कुछ महीने पहले ही तेलंगाना में 400 एकड़ में फैले कंचा जो गाची बावली वन को पार्क बनाने के लिए काटा जा रहा था। बताइए, जब जंगल काटा जाता है वो भी पार्क बनाने के लिए, तो ये कैसा पर्पस हुआ। जंगल क्या पृथ्वी के लिए जरूरी नहीं है? जरूरी है। पृथ्वी तभी है जब पृथ्वी पर जंगल है। तो वन को पार्क नहीं किया जा रहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। क्या सभी जगह वन कटाई कर पार्क, उद्योग, रेल, सड़क बनाने से व्यक्ति जीवित रह सकता है? फिर क्वेश्चनिंग हो गया। तो इसका उत्तर नहीं है। वन के कारण ऑक्सीजन CO2, अब वन का इंपॉर्टेंस थोड़ा बहुत लिख देना है। वन के कारण ऑक्सीजन CO2 नियंत्रित रहता है, लाखों जीव जंतु का आवास है, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस में रखता है, तापमान नियंत्रण और वर्षा में सहायक है। अतः हमें उद्योग आदि को बंजर भूमि पर स्थापित करना चाहिए, न कि जंगलों को काट कर। जन जागरूकता का अभाव भी प्रदूषण का एक कारण है। वोट बैंक की राजनीति में जब तक पर्यावरण, वन प्रदूषण आदि शामिल नहीं हो, अभी तो धर्म और जाति ही मेनली शामिल है, नहीं होगा, और क्षेत्रवाद की राजनीति, तब तक अपेक्षित सरकारी प्रयास नहीं किए जा पाएंगे। जब तक हम वोट न तो पर्यावरण प्रदूषण के हिसाब पर देंगे, तब तक ये सब चलता रहेगा। इसके लिए शिक्षा, जन जागरूकता आदि जरूरी है। निष्कर्षतः वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, बजटीय प्रावधान यानी बजट के लिए भी इसका एलोकेशन किया जाना चाहिए। ग्रीन ऊर्जा प्रमोट किया जा सकता है, तभी भारत 2047 का जो विकसित राष्ट्र है 2070 तक नेट जीरो कार्बन हासिल कर सतत विकास प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे हम निबंध लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे ही मोर वीडियो के लिए अल्टीमेट एस्पायरेंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।